हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाबशाह और आप सभी देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। और हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th के सब्जेक्ट को कर रहे हैं, जिसमें हमारा अभी हिस्ट्री का सब्जेक्ट चल रहा है। और हिस्ट्री जो है हमारी वो ई और जी कोर्स के अंतर्गत आती है। जिस हिस्ट्री के हमारी बुक का नाम दे रखा है आधुनिक विश्व में जेंडर, यानी जेंडर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये हमारी बुक का नाम है, जिसमें हम ऑलरेडी यूनिट 1 कवर कर चुके हैं। और आज से हमारी यूनिट 2 शुरू होने वाली है, जिसमें हमारी चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति में जेंडर। यानी जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें जेंडर, जो महिला और पुरुषों का जो जेंडर है, उसने किस तरह से भूमिका निभाई, या हम किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति में जेंडर को देख सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर आपके प्यारे से लाइक से। ओके, फर्स्ट हमारे चैप्टर की शुरुआत हो रही है फ्रांसीसी क्रांति में सैलो की भूमिका। सैलो की भूमिका से हमारे चैप्टर की शुरुआत हो रही है। फर्स्ट मैं आपको बता दूं, जो सैलो है ये एक प्रकार का समारोह है जो महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता था, ताकि वो अपने विचारों को, अपनी इस सोच को आदान प्रदान कर सकें, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकें। ये एक टाइप का क्या है, समारोह टाइप का है जो ये सैलो है। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। सैलो की किस तरह से भूमिका रही या सैलो क्या होता है। पेरिस उच्च समाज के शाम के समारोह को सैलो के रूप में जाना जाता है। यानी पेरिस जो था उसमें जो उच्च समाज में जो शाम के टाइम समारोह किया जाता था, उसे समारोह को सैलो के रूप में या सैलो के नाम से जाना जाता है, जहां शिक्षा, संपत्ति और व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में नए विचारों पर चर्चा की जाती थी। यानी इस समारोह में शिक्षा के ऊपर, संपत्ति, व्यक्तिगत अधिकारों के ऊपर विचार किए जाते थे, अपनी राय रखी जाती थी। यह समारोह क्रांति से पहले अस्तित्व में आया। यानी ये समारोह जो था ये फ्रांसीसी क्रांति से पहले हुआ करता था। फ्रांसीसी क्रांति से पहले ही ये समाज में था, और वह अक्सर फ्रांसीसी समाज में प्रतिष्ठित पुरुषों की अमीर और मजाकिया पत्नियों द्वारा आयोजित किया जाता था। यानी जितने भी अमीर थे फ्रांस में, उनकी जो पत्नियां थी उनके द्वारा ये आयोजित किया जाता था। इन महिलाओं को फ्रांसीसी समाज में सेलोनियारिस के रूप में संबंधित किया जाता था। यानी इन महिलाओं को सेलोनियारिस के रूप में या के नाम से जाना जाता था, जिसके पास राजनीति और कूटनीतिक क्षेत्रों में असीमित शक्तियां थीं। यानी इनके पास राजनीतिक और कूटनीतिक क्षेत्र में शक्तियां थीं, जब ही ये किसी भी समारोह का आयोजन कर पाती थीं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रांसीसी क्रांति में सैलो की भूमिका को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। यानी जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो सैलो ने क्या भूमिका निभाई, इस भूमिका को हम दो पार्टों में डिवाइड करके देख सकते हैं या बांट कर देख सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं सैलो की क्या भूमिका थी फ्रांसीसी क्रांति के अंदर। पहला भाग क्या कह रहा है, क्रांति के प्रारंभिक दिनों में सैलो महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक बहस में भाग लेने का एक मंच प्रदान करता था। यानी पहले चरण में या शुरुआती दिनों में क्रांति के जो सैलो था वो महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक बहस के लिए एक मंच प्रोवाइड कराता था, जहां सभी महिलाएं आकर राजनीति स्तर पर यानी राजनीति की और सामाजिक बहस करती थी। इन महिलाओं ने क्रांति के आदर्शों को बढ़ावा देने में मदद की, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। यानी ये जो महिलाएं थी ये क्रांति में बढ़ चढ़ कर आगे आईं, और इन्होंने जो क्रांति के मुद्दे थे जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता जैसे मुद्दों को इन्होंने उठाया और आगे बढ़ाया। नेक्स्ट जो हमारा भाग है, नेक्स्ट भाग में क्या कह रहा है ये, चलिए इसको देखते हैं। क्रांति के बाद के दिनों में सैलो महिलाओं के अधिकारों के लिए एक आवाज़ बन गया। यानी क्रांति के बाद के जो दिन थे, यानी जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति थी उसके जो बाद के दिन थे, उनके बाद के दिनों में महिलाओं के लिए सैलो जो था वो एक अधिकारों की आवाज़ के रूप में बन गया। इन महिलाओं ने तलाक के अधिकार, मतदान के अधिकार और समान शिक्षा के अधिकारों की मांग की। यानी जो सैलो की महिलाएं थी, जो इसकी मेंबर थीं, उन्होंने तलाक पे अधिकार बनाने की मांग की, मतदान
अधिकार की मांग की और समान शिक्षा की मांग की, यानी सभी को समान शिक्षा होनी चाहिए, मतदान का अधिकार होना चाहिए महिलाओं को, और सिर्फ पुरुष के कहने पर या पुरुष की मर्जी से ही तलाक नहीं हो जाना चाहिए, उसमें महिलाओं की भी समान भागीदारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा दे रखा है सेलो की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, यानी सेलो ने किस प्रकार भूमिका निभाई या उसकी क्या भूमिका रही है, उसको जानने के लिए हमारे पास निम्नलिखित बिंदु हैं। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बिंदु है हमारा फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसके सोशल और सामाजिक परिवर्तन थे। इस क्रांति ने फ्रांसीसी समाज में सुधारने में अहम भूमिका निभाई और यहाँ पर हम सेलो की भूमिका पर चर्चा करेंगे। यानी देखिए, जो फ्रांसीसी क्रांति है उसने सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो था वो सामाजिक परिवर्तन था, और फ्रांसीसी क्रांति ने सचमुच जो समाज में परिवर्तन आया वो बहुत ज़्यादा आया फ्रांसीसी क्रांति के कारण। और फ्रांसीसी क्रांति में जो सेलो की भूमिका थी वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और हम इसमें सेलो की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह उसने फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सेलो फ्रांस के पेरिस शहर में उच्च जाति की महिलाओं द्वारा आयोजित सामाजिक समारोह था। ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। जो सेलो था वो फ्रांसीसी महिलाओं द्वारा, जो उच्च जाति की महिलाएं थीं, उनके द्वारा आयोजित एक समारोह था। इन समारोह में शिक्षा, संपत्ति और व्यक्तिगत अधिकारों के विचारों पर विचार किया जाता था। यानी इस समारोह के अंदर संपत्ति, व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में विचार किया जाता था। इन समारोह का उद्देश्य नए विचारों की चर्चा करना और सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना था। यानी ये जो जितनी भी महिलाएं थी वो सारी इकट्ठा होकर नए विचारों पर बात करती थी, चर्चा करती थी, और सामाजिक परिवर्तनों के ऊपर बात करती थी कि किस तरह हमारे समाज में अच्छे परिवर्तन हो सकते हैं या उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा, सेलो का समारोह क्रांति से पहले था। यानी सेलो समारोह जो था वो क्रांति से पहले हुआ करता था, और उन्हें अक्सर फ्रांसीसी समाज के प्रमुख पुरुषों की अमीर और मजाकिया पत्नियों द्वारा आयोजित किया जाता था। यानी जो सेलो था वो फ्रांसीसी क्रांति से पहले था, और जो वो फ्रांस के पुरुष थे, फ्रांस के जो शक्तिशाली पुरुष थे, उनकी पत्नियों द्वारा ये आयोजित किया जाता था। इन महिलाओं को सेलोनियारिस कहा जाता था, और उनके पास राजनीतिक और कूटनीतिक क्षेत्र में असीमित शक्तियाँ थीं। यानी उनके पास जो वहाँ की महिलाएं थीं जो सेलोनियारिस कहलाई जाती थीं, जो सेलो का आयोजन करती थीं, उनके पास राजनीतिक और कूटनीतिक नीतियाँ और उनके क्षेत्र में जो शक्तियाँ होती हैं वो उनके पास थीं, ताकि वो उसको आयोजित कर सकें, उसको बढ़ा सकें। ठीक है। अब देखिए, कोई महिला है जिसके पास कोई पावर ही नहीं है, क्या वो ऐसा संगठन बना सकती है? नहीं। जब तक किसी महिला के पास पावर नहीं होगी तो वो कैसे संगठन बनाएगी? तो सीधी सी बात है कि उनके पास भी पावर थी, तभी तो वो संगठन बना पाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेलो के माध्यम से महिलाएं व्यापक शिक्षा प्राप्त करती थीं और अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करती थीं। यानी सेलो जो था वो महिलाओं की शिक्षा पर भी प्रबंधन बनाता था और शिक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यह एक सामाजिक मंच था जिसमें कोई भी भाग ले सकता था, जहाँ वह बौद्धिकता और विचारों की आदान प्रदान करते थे। यानी विचारों पर आदान प्रदान करते थे, विचारों पर बातचीत करते थे। इसमें महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबर माना जाता था। यानी महिला और पुरुष दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था, दोनों को समान माना जाता था। और यह एक प्रारंभिक कदम था जिसने फ्रांसीसी क्रांति के बाद की समाज में समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस तरह का समाज होना चाहिए, इस पर इसने जोर दिया और ये एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्रांति के आदर्शवादी दिनों में समानता के विचारों को समाज में लागू किया गया और नए नैतिक मूल्यों की ओर बढ़ते हुए महिलाओं और फ्रांसीसी औपनिवेशिक क्षेत्रों और मुख्य भूमि के दासों के लिए न्याय की मांग की गई। यानी जितने भी हमारे फ्रांसीसी क्रांति के बाद दिनों में फ्रांसीसी क्रांति के बाद के जो दिन थे उसमें विचारों, समाज में लागू जितने भी कानून थे उन पर, और महिलाओं और फ्रांसीसी क्रांति के बाद जितने भी क्षेत्र थे उनमें न्याय की मांग की, सभी के लिए समान न्याय होना चाहिए, इस चीज़ पर ध्यान दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा,
क्रांति के दौरान नारीवादी विचार भी उभरे और महिलाओं के अधिकारों की समर्थन किया गया। यानी क्रांति के बाद क्या हुआ, नारीवादी जो विचार थे, जो नारियों के बारे में बात करते थे, जो हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि नारीवाद क्या होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नारीवाद क्या होता है। ओके, ऐसे विचार उभरे और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया गया। यह आंदोलन क्रांति के परिणाम स्वरूप महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक भूमि के उनकी गरिमा और समानता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। यानी उनकी जब भूमिका होती है उसको बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं जो नारीवादी होते हैं। और ये क्रांति के बाद नारीवादी जो विचारधारा थी वो भी उभरने लगी और महिलाओं की भागीदारी और उनकी जो गरिमा होती है और समानता होती है उसको बढ़ाने का प्रयास करने लगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा, इस प्रकार शैलो और उनके समारोह क्रांति से पहले फ्रांस के समाज में महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया। यह क्रांति के प्रेरणा स्रोत थे जो वो एक न्याय संगत और समान समाज की दिशा में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण थे। यानी जो हमारा सैलो था और जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसने महिलाओं के सशक्तिकरण को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी। महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया और महिलाओं के जो अधिकार थे उनको आगे बढ़ाना, उन्हें सशक्तिकरण के ओर लेकर जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोनों ने ही। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारा दे रखा है, फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी लेकिन अक्सर उन्हें कम करके आंका जाता है। महिलाओं की जो भूमिका थी फ्रांसीसी क्रांति में वो बहुत महत्वपूर्ण थी लेकिन अक्सर उन्हें कम आंका जाता है। यानी कम कहा जाता है कि नहीं महिलाओं ने ये नहीं किया था, महिलाओं ने वो नहीं किया था, ऐसे किया जाता है। महिलाओं ने क्रांति के आदर्श जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता का समर्थन किया और क्रांति में कई अलग अलग भूमिकाएं निभाई। यानी महिलाओं ने क्या किया था, जो क्रांति थी उसमें ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता जैसे मुद्दों का समर्थन किया और उन्हें आगे बढ़ाया और उनकी मांग की। और क्रांति में कई अलग अलग भूमिकाएं भी निभाई गई थी किनके द्वारा, महिलाओं के द्वारा। क्रांति के प्रारंभिक दिनों में महिलाओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, वास्तलर जेल पर हमला किया और पुरुषों के साथ मिलकर स्वयंसेवी सेना में भर्ती हुई। यानी महिलाओं ने प्रारंभिक दिनों में तो सड़कों पर प्रदर्शन किया, फिर वास्तिल जो जेल थी उस पर हमला कर दिया और पुरुषों के साथ मिलकर स्वसैनी में भी भर्ती की गई महिलाएं ताकि उनके योगदान को बढ़ाया जा सके। महिलाओं ने क्रांतिकारी सरकारों के लिए भी काम किया और कुछ महिलाओं ने नेतृत्व की भूमिका भी निभाई। यानी देखिए महिलाओं ने क्रांतिकारी जितनी भी हमारी सरकार थी उनके लिए भी काम किया और कुछ महिलाएं तो नेतृत्व यानी नेता के रूप में भी उभरी और नेता की भूमिका भी उन्होंने निभाई ताकि ये फ्रांसीसी क्रांति को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि महिलाओं को क्रांति के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। यानी देखिए क्रांति के दौरान महिलाओं को बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन्हें बहुत ज़्यादा भेदभाव का भी सामना करना पड़ा और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिले। यानी जो पुरुषों को अधिकार थे वो उन्हें नहीं प्राप्त थे क्रांति के दौरान, पर फिर भी उन्होंने अपना पूरी योगदान दिया। क्रांति के बाद महिलाओं को उनके पारंपरिक भूमिका में वापस लौटने की कोशिश की गई। यानी क्रांति के बाद जो उनकी पारंपरिक भूमिकाएं होती हैं जैसे कि सिर्फ घर की भूमिका, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, बच्चे पैदा करना, सिर्फ ये जो भूमिका होती है इसी में वापस ले जाने की पूरी कोशिश की गई कि सिर्फ महिलाएं जो हैं बस यहीं तक सीमित रहें। ठीक है, फिर भी फ्रांसीसी क्रांति ने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत की। यानी इसके बावजूद जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसकी वजह से जो महिला के अधिकार थे उन पर एक महत्वपूर्ण शुरुआत हो गई। महिलाओं ने क्रांति के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया लेकिन उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की। यानी उनके सामने बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ तो थी पर उन्होंने भी ठान लिया था कि महिला के जितने भी अधिकार होने चाहिए, पुरुषों के समान जो भी अधिकार होने चाहिए वो सभी मिलने चाहिए महिलाओं को। तभी उन्होंने अपनी जो हिम्मत थी, अपने जो योगदान थे वो नहीं रोके और आगे ही बढ़ने का ही प्रयास करती रहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रखा है यहाँ फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका के कुछ विशिष्ट उदाहरण दे रखे हैं। अब वो उदाहरण कौन कौन से हैं चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट उदाहरण हमारा दे रखा है
ओलंपिक डी गुंजेश वह एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की मांग की। यानी ये जो थे ये एक फ्रांसीसी अधिकारी थे और इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की मांग की। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की घोषणा लिखी जो वो मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की एक प्रोडी थी। यानी देखिए जो ये थे इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक घोषणा लिखी जो कि मानव अधिकारों के बराबर थी, मानव अधिकारों की तरह थी, जो महिलाओं को मिलने ही चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा उदाहरण दे रखा है सोफी डी कुंडोरो सेट। उन्होंने फ्रांस में महिलाओं के पूर्ण मताधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। यानी ये जो थे इन्होंने फ्रांस में महिलाओं के मताधिकारों की मांग उठाई ताकि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल सके। नेक्स्ट हमारा उदाहरण दे रखा है जर्मन डी स्टेल। वह एक प्रभावशाली स्लोनियर थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के वो बढ़ावा दिया। यानी इन्होंने क्या किया, महिलाओं के जितने भी अधिकार होते हैं उनको बढ़ाने की मांग की और उनको आगे ले जाने की बात की। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे कुछ और उदाहरण दे रखे हैं, चलिए देखते हैं। एक और उदाहरण है जो है मैडम रोल्ड। वह एक उदारवादी राजनीतिक नेता थीं जिन्होंने क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी ये जो थी ये एक राजनीतिक नेता थीं जिन्होंने महिलाओं और क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास किया और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने का भी प्रयास किया। नेक्स्ट उदाहरण हमारा दे रखा है थैरो इग्ने डी मैरिकोन। वह एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी थी जिन्होंने पुरुषों के साथ समान अधिकारों की मांग की। यानी ये जो थी इन्होंने पुरुषों के समान अधिकारों की मांग की कि जितने पुरुषों को अधिकार होते हैं वैसे ही महिलाओं को भी अधिकार होने चाहिए। उन्होंने पतलून पहनकर और घोड़े पर सवार होकर अपनी स्वतंत्रता का प्रदर्शन किया। यानी जिस तरह से पुरुष पतलून पहनते हैं, घुड़सवारी करते हैं, उसी तरह से इन्होंने भी पतलून पहनकर घुड़सवारी कर अपनी स्वतंत्रता का प्रदर्शन किया कि हम भी पुरुषों से कम नहीं या महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं, समान अधिकार हैं। अगर वो पतलून पहन सकते हैं तो हम भी पहन सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का भी प्रदर्शन किया। इस सारे उदाहरणों में से अगर आप 2 या 3 भी लिखते हैं तो इनफ है। जितने जो आपको ईजी लगे इनमें से आप वो लिख कर ज़रूर आना, क्योंकि उदाहरण देने से क्या होता है हमारे जो टीचर्स होते हैं उनको लगता है कि हाँ बच्चा सच में पढ़ कर आया है, उसने सच में मेहनत करी है। तो आप 2-3 उदाहरण ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। अब फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका रही है इसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा महिलाएं क्रांति के महत्वपूर्ण अभिन्न अंग थे। उन्होंने क्रांति के आदर्शों और समर्थन किया और क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। यानी महिलाएं जो थी वो एक महत्वपूर्ण अंग थी क्रांति में और क्रांति में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई महिलाओं द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रांति ने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत की। यानी क्रांति के कारण ही महिलाओं के अधिकारों की मांग जो थी वो बढ़ गई। महिलाओं ने क्रांति के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया लेकिन उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की। बेशक महिलाओं के सामने बहुत ज़्यादा चुनौतियों थी जब उस टाइम पे क्रांति चल रही थी, लेकिन महिलाओं ने भी हार नहीं मानी और जो महिलाओं के अधिकार होने चाहिए उनको बढ़ाने के लिए, उनकी प्राप्त करने के लिए लगातार उन्होंने संघर्ष किया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारा दे रखा है फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका के बारे में बहस जारी है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महिलाओं ने क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि अन्य मानते हैं कि उनकी भूमिका को कम करके आका गया है। यानी देखिए कुछ विद्वानों का मानना है कि फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं ने जो वो भूमिका निभाई वो बहुत ज़्यादा थी, उनकी भूमिका जो थी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली। पर कुछ विद्वानों का मानना है कि उनकी जो भूमिका है उसको कम आका गया है, पुरुषों से कम माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रांसीसी क्रांति ने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत की, लेकिन महिलाओं को मतदान या पद आधारण करने का अधिकार नहीं था जब तक कि 19वीं शताब्दी का अंत नहीं हुआ। यानी फ्रांसीसी क्रांति ने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण तो भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी पद या पद धारण करना या मतदान देने का अधिकार नहीं था। जब तक कि 19वीं शताब्दी का अंत नहीं हो गया तब तक उन्हें कोई भी मतदान का अधिकार या पद धारण करने का कोई भी अधिकार नहीं था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे अब हमारा दे रखा है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हैं तो जल्दी से फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ। ओके, आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरा टीचिंग करने का तरीका कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट है हमारा 1789 से 1870 तक फ्रांस। यानी फ्रांस में 1789 में और 1870 तक क्या क्या बदलाव हुए, किस तरह से हम उनको देख सकते हैं। फ्रांस में 1789 के बाद भी उनके समाज में अशांति और क्रांतियों के सुचारू दौर को सुझाव दिया। इस समय महिलाओं भी अपनी आवाज़ को उठाने लगीं और विशेष रूप से महिलाओं के स्वामित्व वाली पत्रिकाओं और आंदोलन के माध्यम से अपनी मांगों को प्रस्तुत करने में एकजुट हो गई। यानी ये जो समय था ये समाज में परिवर्तन का समय था, जिसमें महिलाएं भी अपनी आवाज़ें उठा रही थीं और उनकी जो आवाज़ें थीं वो पत्रिकाओं के द्वारा एक आंदोलन के रूप में आ रही थी और वो महिलाएं जो थीं वो एकजुट हो रही थी, जिसकी वजह से जो था ये टाइम बहुत ज़्यादा परिवर्तन का टाइम था। ठीक है, इस समय की एक महत्वपूर्ण पत्रिका ला फेम लिबर थी, जिसमें महिलाएं अपनी मुद्दों को उठाने और उसके समाज में बदलाव की मांग करती थी। यानी ला फेम लिबर जो थी ये एक पत्रिका थी जिसमें महिलाएं जो थी वो अपने मुद्दों को रखती और उनको बदलने और उनको बदलने की मांग करती। ला फेम लिबर का आरंभ 1832 में हुआ और यह पत्रिका कामकाजी महिलाओं द्वारा शुरू की गई। ये जो पत्रिका थी ये हमारी 1832 में शुरू हुई थी और ये जो पत्रिका थी ये कामकाजी जो महिलाएं काम करती थी उनके द्वारा शुरू की गई, उनके द्वारा स्टार्ट की गई। ठीक है, और जो समाजवादी विचारों से प्रभावित थी, इन महिलाओं का मानना था कि महिलाओं के मुद्दे समाज के मुद्दे हैं और इसीलिए उन्हें उत्पादन और परिवार के लिए बेहतर स्थितियों की मांग करनी चाहिए। यानी ये जो महिलाएं थी, जो कामकाजी महिलाएं थी जिन्होंने इस पत्रिका की शुरुआत करी, वो समाजवादी विचारों से प्रभावित थी और उनका मानना था कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो सामाजिक मुद्दे हैं और उन्हें एक उत्पादन और परिवार के अच्छे पालन पोषण के लिए, अच्छी बेहतरी के लिए उनकी मांगों को सुनना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। क्योंकि जब तक महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे तो वो अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को कैसे अधिकार देगी। अब देखिए, एक औरत है जो पढ़ी लिखी है, एक औरत है जो नहीं है पढ़ी लिखी। अब बताइए, अगर इसके आगे वाली जनरेशन यानी इसके बच्चे और इसके बच्चे, किसके बच्चे ज़्यादा मैनर्स वाले होंगे, इनके ए वाली के या बी वाली के? एब्सोल्युटली जो हमारी बी वाली औरत है और जो ए वाली औरत है, जो पढ़ी लिखी यानी ए वाली औरत है और जो अनपढ़ है बी वाली औरत, इनके बच्चे जो होंगे वो थोड़े बदतमीज़ होंगे, उनके पास मैनर्स नहीं होंगे बात करने के। पर जो ए वाली औरत है उनके बच्चे जो होंगे वो पढ़े लिखे की तरह बात करेंगे, उन्हें मैनर्स होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई होंगी, पर इन्हें जब खुद ही को नहीं पता तो ये अपने बच्चों को क्या बताएंगी। इसीलिए बोलते हैं जो माँ होती है, जो औरत होती है, उसको शिक्षित होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई औरत शिक्षित होगी तो वो पूरे घर को संभाल सकती है, अदरवाइज़ वो पूरे घर को बिगाड़ सकती है। इसीलिए महिलाओं ने कहा कि हमारे जो मुद्दे हैं वो सामाजिक मुद्दे हैं, अगर हमारे मुद्दों को नहीं सुना जाएगा तो समाज जो होगा वो भी बेहतर नहीं बनेगा जब तक एक महिला बेहतर नहीं होगी। क्योंकि महिला से ही समाज है, क्योंकि एक घर में जो महिला है वो ही सबको संभालती है, वही एजुकेशन देती है। अगर बच्चा अपने पापा या बहन भाइयों से ज़्यादा माँ के पास रहता है, अगर माँ ही उसे अच्छी शिक्षा नहीं देगी तो वो समाज में क्या बेहतर बनेगा। इसीलिए किसी भी महिला का एजुकेटेड होना बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी महिला के मुद्दे सामाजिक मुद्दे के रूप में देखे जा सकते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इन आंदोलन के मुख्य उल्लेख में से एक सुजान बॉल्कविन थे, जिन्होंने समाजवादी दृष्टिकोण के साथ महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता की मांग की। यानी इन्होंने महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता की मांग की। दूसरे और डिज़ायर वेरेंट एक मिलिनेट थे जो समानता और स्वतंत्रता के आधार पर वैकल्पिक समुदायों के रूप में रहने का समर्थन करते थे। तीसरे लेखक जीन डेरोन एक स्वयं शिक्षित दर्जी थे और उन्होंने महिलाओं के परिवारों और कारखानों में पुरुष वर्चस्व को एक समाप्त करने की मांग की।
यानी ये 3 लोग थे जिन्होंने अलग अलग मांग की, और जो लास्ट वाले थे उन्होंने मांग की कि जो महिलाएं हैं उनके साथ जो कारखानों में पुरुषों और महिलाओं के साथ जो वर्चस्व होता है, जो भेदभाव होता है, उसको ख़त्म करना चाहिए, और जो महिलाएं होती हैं उनकी स्व शिक्षा पर भी जोर देना चाहिए ताकि वो शिक्षित हो सके। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, इन महिलाओं ने 1830, 1848 और 1871 की क्रांति में इन विचारों को बढ़ावा दिया और उन्होंने समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। यानी इन तीनों क्रांतियों में महिलाओं ने अपनी बात रखी और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया ताकि जो महिलाएं होती हैं उनके अधिकारों को बढ़ाया जा सके। 1830 और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं थी जिन्होंने फ्रांस और यूरोप के इतिहास को आकार दिया। दोनों क्रांतियों के कारण और परिणाम विभिन्न थे, लेकिन दोनों ने लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तनों की दिशा में प्रगति की। यानी ये जो दोनों क्रांति थी, दोनों क्रांतियों के परिणाम जो थे वो अलग अलग थे, लेकिन दोनों ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आकार दिया समाज को। और इन दोनों क्रांतियों के कारण जो महिलाएं थी उनके अधिकारों को बढ़ाया गया और लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में प्रगति हुई, उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया गया। ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम 1848 की क्रांति से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये वीडियो अगर मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। आई होप आपने अभी तक सारी चीज़ें समझ ली होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके। और जाने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, YouTube, ब्लॉगर सभी पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से हमारे चैनल की बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियो सारी आपको जल्दी से मिल जाए और आप उन्हें देख पाएँ और जल्दी से अपनी स्टडी अच्छे से कवर कर पाएँ। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।